बनता, चुटकुला साहित्य कभी नहीं बनता। लेकिन कोई टीवी का आर्टिस्ट उस चुटकुले को सुनाए तो हम उसको साहित्य की मान्यता देते हैं, कोई गांव का आदमी उसको सुनाए तो हम उसको बेवकूफ समझते हैं। चुटकुला एक ही है। मैं एक छोटी सी कविता सुनाता हूं आपको, आओ। इस कविता की विशेषता यह है कि मैं कड़वा बनने की कोशिश करता हूं। जितना मेरा हौसला बढ़ाओगे उतना कड़वा बन के दिखाऊंगा, जितना हौसला बढ़ाते जाओगे उतना कड़वा बोलता जाऊंगा। इतना कड़वा कोई नहीं बोलता होगा जितना मैं बोलने जा रहा हूं। आप तो करेले बनो, करेले बनो, करेले सुनो। करेले और नीम चढ़ा वो मैं ही हूं। आप चिंता मत करो, मैं सारे काम करना जानता हूं। सरोलिया जी, संकट यह है, मैंने पंडितों के साथ रह के कुछ दुर्गुण सीखे। शादी के मंत्र भी सीख लिए और 13वीं के भी। और मैं जाट हूं, मुझे ये पता नहीं चलता कौन सा कहां पढ़ना चाहिए। माफ कीजिए मुझे। आओ आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में। धन्यवाद। मैं यही चाहता था। जहां मेरी इस पहली लाइन को पकड़ लिया जाता है, मैं समझता हूं कि इससे अच्छी जनता देश में हो ही नहीं सकती। मैंने गाय बैलों से गर्दन हिलवाई है इस पंक्ति पर। आओ। और ये ऐसे ही नहीं लिखी, मैंने 2 MP लड़े पार्लियामेंट में, मैंने उनको लड़ते देखा। मैंने श्याम को नाम मालूम कराए तो एक का नाम था प्रभु, एक का नाम था साधु। साधु यादव और प्रभु नारायण सिंह 2 नाम के MP हैं बिहार से। और वो जिस भाषा में लड़े वो भाषा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने एक छोटी सी कविता लिखी 63 साल की डेमोक्रेसी पर। 63 साल की डेमोक्रेसी पर कविता सुनी। आदरणीय बैठिए प्लीज। वापस आप इसको हिंदुस्तान की पार्लियामेंट समझते हैं जिसका मन करे उठ के चल दे। ये अदब की महफिल है जो सरोलिया जी ने सजाई है। अब मत उठना वरना झारखंड में मिनिस्टर बनवा दूंगा। आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ गाली गाली खेलें दिल्ली के दरबार में, आओ चोर मवाली खेलें दिल्ली के दरबार में, साधु चिमटे और कमंडल दिल्ली के दरबार में, मछली बाजारों सी हलचल दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, जात धर्म के पैगंबर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली, सब गांधी जी के बंदर हैं दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, साधु मुल्ला ग्रंथी काजी दिल्ली के दरबार में, सबका मजहब सौदेबाजी दिल्ली के दरबार में, सबने उल्टा पाठ किया है दिल्ली के दरबार में, 16 दूनी 8 किया है दिल्ली के दरबार में, कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में। तीर सा चुभे दिल में तो एक एक व्यक्ति की ताली उठे। क्या किया 63 साल हिंदुस्तान ने। कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, कैसे है मां तेरे लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, सब लगते हैं नटवर, सब लगते हैं नटवर लाल दिल्ली के दरबार में, मंगल में जंगल लगता है। बैरागी जी सोच रहे हैं अच्छा हुआ मैं वहां नहीं हूं इन दिनों, लेकिन जिन दिनों बैरागी जी वहां थे तब तक नहीं लिखी थी मैंने कविता, क्योंकि मुझे बैरागी जी दिखते थे। कैसे लिखता। जब बैरागी जी वहां से निकल आए तो मैंने सोचा अब लिख लो, अब क्या बुराई है। मंगल में जंगल लगता है दिल्ली के दरबार में, कुश्ती का दंगल लगता है दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंकर तभी बूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, सबकी दाढ़ी में तिनके हैं, सब तिनके वाली दाढ़ी है दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली, जाने कितने कलमाड़ी। ए राजा ने अमर सिंह से पूछा तुम भी यहीं। हमने तो लिया था इसलिए आए, तुमने दिया तुम भी आए।
वाह सब तिनके वाली दाढ़ी हैं दिल्ली के दरबार में, जाने कितने कलमाड़ी हैं दिल्ली के दरबार में, घोटाले सब गूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में, किंग कर्तव्य विमूढ़ मिलेंगे दिल्ली के दरबार में। अब करगिल की पीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, चुल्लू भर भी नीर नहीं है दिल्ली के दरबार में, जनगण मन के ये मंत्री गण दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन दिल्ली के दरबार में, ताबूतों में खाएं कमीशन। अब और हौसला बढ़ाना, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, गठबंधन की लाचारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, चूहे बिल्ली में यारी है दिल्ली के दरबार में, गिरगिट के मस्तक पर रोली दिल्ली के दरबार में, आग और पानी हम जोली दिल्ली के दरबार में, अटल हिमालय हिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली, सांप नेवले मिले हुए हैं दिल्ली के दरबार में, चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में। ऐसी ईमानदारी की पूजा करो जिस ईमानदार के शासनकाल में सबसे ज्यादा बेईमानी होती हो, लेकिन उनकी ईमानदारी पर मुझे कोई शक नहीं, घोर ईमानदार व्यक्ति है। एक छोटी सी बात सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, कहां बोल रहा हूं। एक रेल आके रुकी, जो आदमी सबसे पहले उतरा, टीटी ने कहा टिकट, तो वो भाग लिया, टीटी उसके पीछे पीछे भाग लिया कि ये आसामी पकड़ी गई बिना टिकट है। वो भागता जाए, टीटी पीछे भागता जाए, जब काफी दूर निकल गया तो पुलिस ने पकड़ लिया। टीटी ने कहा बिना टिकट भागते हो? बोले नहीं। बोले टिकट दिखाओ? बोले ये लो। निकाल के टिकट दिखा दिया। तो टीटी ने पूछा भाई जब तेरे पास टिकट था तू भागा क्यों? बोले मेरे पास तो था, लेकिन डिब्बे में जो 25 आदमी बिना टिकट के बैठे हैं वो तो बच गए ना। वाह भैया वाह। टीटी को ले गया बहका के, 25 निकल के चले गए। चुप चुप एक लाइन में पूरी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स समझो। और पढ़ा लिखा जाट कितनी चालाकी करता है वो पकड़ा नहीं जा सकता, और सब कुछ कहता है सुनिएगा और हंसिएगा। चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में, चुप चुप रोता है सरदार दिल्ली के दरबार में, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार, कौन चलाता है सरकार दिल्ली के दरबार में, उनके हाथों में सुतली है दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली हैं दिल्ली के दरबार में, बाकी सब तो कठपुतली हैं दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी की ललकार, 2 लाइन और सुनाता हूं बस। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में। अडवाणी जी हमारे बड़े नेता हैं, पाकिस्तान गए थे जिन्ना साहब की मजार पे फूल चढ़ाने और अपनी पे चढ़ाई आए। कितने रथ लेके निकल लो वो फूल तो हटते नहीं है। अडवाणी जी की ललकार दिल्ली के दरबार में, ले गए जिन्ना और मजार दिल्ली के दरबार में, बड़े पुरोधा अपने हंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक जसवंता दिल्ली के दरबार में, और लिखो पुस्तक। ये तो मैंने ऐसे ही सुनाई आपको केवल हल्का करने के लिए। एक करगिल के शहीदों पर मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता सुनाता हूं। पहले 4 लाइन सुनाता हूं जो मेरी नहीं है। शिकोहाबाद के एक कवि हैं डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया जी, ये 4 पंक्तियां उनकी हैं। मैंने जिस दिन से सुनी हैं मुझे लगा कि मैंने अगर ये पहले सुन ली होती तो मैं अपनी कविता ही नहीं लिखता, क्योंकि मेरी कविता से ये 4 लाइन अच्छी हैं। लेकिन मैंने इन लाइनों को तब सुना जब मैं अपनी कविता लिख चुका था। पहले उनकी 4 लाइन सुनाता हूं और उन 4 लाइनों के सम्मान में अपनी कविता पढ़ता हूं। उनकी 4 पंक्तियां हैं कि एक शहीद का शव घर आता है, जब अंतिम दर्शन के लिए कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं उसका केवल धड़ है, सर नहीं है। सर नहीं आया, केवल धड़ आया। सब रो पड़ते हैं, कल्पना करते हैं कि सर का हुआ क्या होगा, तो कोई बोल नहीं पाता, सब रोने लगते हैं। तो उसकी बहन जो उससे बहुत झगड़े करती थी, शिकायत गिले शिकवे करती थी, हर बहन भाई से करती है, जैसा रमेश गुप्ता ने अपने गीत में भी बताया। लेकिन अपने भाई के भूलने की आदत से दुखी थी वो बहन। तो वो बहन कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां है।
सर कहां रहा होगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, चौथी पंक्ति सुनते समय दिल को खुला छोड़ना। दिल के लिए एक पंक्ति गाना चाहता हूं। उसकी बहन की कल्पना है कि मेरे भाई का सर कहां है। 4 लाइन सुनना। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। शिकायत करती है, दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश भूल आया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह। फिर अगर दूसरा दौर चलेगा तो दूसरे दौर में कविताएं सुनाऊंगा। मैं गीतकार नहीं हूं। श्रद्धेय भारत, हमारे श्रद्धेय सोम ठाकुर जी बैठे हैं, देश के बड़े गीतकार, सबसे बड़े गीतकार। हमारा युवा गीतकार रमेश गुप्ता बैठा है। श्रद्धेय बैरागी जी को मैंने गीत पढ़ते भी सुना है, और मैं श्रद्धेय बैरागी जी के आशीषों से बना कवि हूं। मेरठ में आए थे तो मैंने ऐसी कहा मैं भी कवि बनना चाहता हूं। बोले तो बन। उनका कैसे बनूं? बोले कितना ही बेसुरा गला हो गाओ। ऐसे गीत पढ़ा इन्होंने एक वहां। मैंने तभी से पकड़ ली इनकी बात कि बैरागी जी ने कहा कि बेसुरे भी हो तो गाओ। मैं आज तक उसी परंपरा को निभा रहा हूं। बेसुरा हूं लेकिन फिर भी गा रहा हूं। एक छोटा सी कविता सुनिए, मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता है। मेरठ में कैप्टन मनोज तलवार का शव जिस दिन आया था, उसकी शव यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। मैं पास तो नहीं जा पाया अंतिम दर्शन के लिए, लेकिन मैंने बहुत दूर से उसकी शव यात्रा देखी। तब मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, इसको सुनिएगा। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे। 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई मोल नहीं दे सकता बासंती। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। एक पल का एहसास मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया। नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और यहां बैठे हजारों लोग, किसी को मेरा नाम याद रहे तो एक पंक्ति से याद रखना। मैं आज भी खुद को केवल एक पंक्ति का कवि मानता हूं, और मेरा एक सूक्ष्म अहंकार नहीं है। ये सच्चाई है श्रद्धेय बैरागी जी की उपस्थिति में कि मैंने केवल जीवन में एक पंक्ति अच्छी लिखी है। मुझे आशीर्वाद देना तालियों से। मैंने ऐसी 2 पंक्ति और लिख ली तो कवि होने का भ्रम पालूंगा। एक पंक्ति समर्पित करता हूं आपको, और मैं इस एक पंक्ति का कवि हूं। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में। शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन। संसार के किसी भी मुल्क में यह परंपरा नहीं है कि स्त्री अर्थी को कंधा दे। पूरी दुनिया में किसी भी मजहब में यह परंपरा है ही नहीं। राजस्थान जिला में एक गांव है अजान, भरतपुर के पास एक गांव अजान है।
आप ही के राजस्थान में। वहां का एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है कविता की, ये सच्चाई है। वीरेंद्र सिंह का जब पार्थिव शरीर गांव में लाया गया तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। यह संसार की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने केवल एक पंक्ति लिखी है, सुनिएगा। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, अंतिम केवल 6 पंक्तियां सुनना, सैनिक के शौर्य पर बोलता हूँ और समाप्त करता हूँ कविता सैनिक के शौर्य पर बोलकर। मैंने सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन लिखी हैं। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है। क्या मांगता है शहीद आपसे? यह आपका अद्भुत देश है। इस देश में कृषि और क्रिकेट को एक ही मिनिस्टर देखता है। किसान आत्महत्या करता रहता है, क्रिकेट में इनाम बढ़ता रहता है। एक छक्का लगाओ तो 1 करोड़ का इनाम। मैं 1 करोड़ के इनाम के खिलाफ नहीं हूं साहब, लेकिन सरोलिया जी कहने का हक मांगता हूं। जिस हिंदुस्तान में एक मजदूर 12 घंटे पसीना बहाने के बाद केवल 150 रुपए मजदूरी पाता है, उस मुल्क में एक छक्के पर 1 करोड़ का इनाम मजदूर के पसीने का अपमान करता हुआ नजर आता है। हमने शहीदों के साथ सलूक क्या किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने करगिल के शहीदों को 10-10 लाख रुपए दिए, बधाई देता हूं। लेकिन मेरा छोटा भाई विनीत चौहान है, उसकी 2 पंक्ति पढ़ता हूं, यहां मुझे अच्छी लगती है अपनी कविता से भी। पूर्वांचल की कुछ शहीदों की विधवाओं की समस्या थी, एक मंत्री के पास गई, मंत्री का नाम इस समय नहीं बताऊंगा, इस समय मंत्री नहीं है। तो उसने पान खाते खाते कहा और काज चाहिए, 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। ऐसे ताना मारेगी सरकार शहीदों के परिवारों को? सरकार समझती है कि उसने 10 लाख दे दिए तो शहादत का मोल दे दिया। किसी मां के बेटे की कीमत दे दी उन्होंने 10 लाख, और सरकार समझती है कि 10 लाख देकर हमने शहादत का मोल चुका दिया, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। कि इस चलते फिरते मानव बम को सरकार ने खुला कैसे छोड़ रखा है, और मानव बमों की तलाशी लेने पर बम मिल जाता है। लेकिन ये खड़ा खड़ा यहाँ सभी श्रोताओं के मनोभूमि पर विस्फोट कर देता। मैं कई बार ईश्वर के कल्पना सौंदर्य पर मुग्ध होता हूँ, और सबसे ज़्यादा मुग्ध इस पर होता हूँ कि परमात्मा ने कीचड़ से कमल कैसे पैदा किया। कच्चा माल जैसा होगा वैसा ही उत्पादन होना चाहिए। अपने यहाँ यार्न है तो कपड़ा पैदा हो सकता है, लोहे की बाल्टी कैसे पैदा हो। लेकिन परमात्मा ने दुर्गंध युक्त कीचड़ से सुगंध युक्त कमल पैदा किया। मैं सोचता हूँ यहीं से हास्य रस की उत्पत्ति हुई। समाज में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जितने कीचड़ फैले हुए हैं, उनको अपनी विषय वस्तु बनाकर जो कवि कविता लिखता है,
वो हास्य और व्यंग्य का कवि होता है। एक दिन मैं बैठा था, मेरे अंदर भी कवित्व जागृत हुआ। मैंने देखा कि एक भ्रष्ट नारी जो कभी मंत्री रही, वो तिहाड़ जेल में बैठी है और उसका पिता उससे मिलने आया। मैं उस समय नरोत्तम दास का सुदामा चरित पढ़ रहा था, जिसमें था, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलते पग धोए। मैंने उसको थोड़ा बदला, पिता पुत्री के दृश्य को देख के, और उन दो पंक्तियों को कहा, देखी सुपुत्री की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। अब आम कहाँ से मिलेंगे प्रिय, हमने तो हमेशा बबूल ही बोए। तो अब हास्य और व्यंग्य विधा के पारंगत व्यक्ति श्री महेंद्र जी अजनबी को आपसे मिला रहा हूँ। भीलवाड़ा में ये अजनबी नहीं रहे, पधार। मंच पर उपस्थित अपने सभी अग्रज कवियों को प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। इस माइक वाले को प्रणाम करता हूँ। एक दो छोटी छोटी कविताएं मैं भी आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। आप सबसे निवेदन करता हूं, पहले मेरे स्वागत में दोबारा जोरदार तालियां बजाएं। ये तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि